नमस्कार मित्रों, मैं आकांक्षा हिंदी आकांक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी भाषा और विकास का पार्ट 1 हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। तो भारतीय आर्य भाषा क्या है पहले ये समझते हैं, और ये जो मैं आप पढ़ने जा रही हूँ ये मैंने भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक से लिया है। भारतीय आर्य भाषा। भारत में आर्य भाषा के प्रारंभ का बहुत निश्चित काल देना तो संभव नहीं, किंतु मोटे ढंग से यह माना जा सकता है कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास से इसका प्रारंभ होता है। तब से आज तक भारतीय आर्य भाषा की आयु लगभग 3500 वर्षों की हो चुकी है। भाषिक विशेषताओं के आधार पर भारतीय आर्य भाषा की इस लंबी आयु को 3 कालों में बांटा गया है, और तीनों कालों में आर्य भाषा को 3 नामों से अभिहित किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईस्वी तक जाती है, यानी कि 1000 वर्ष का समय। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 1000 ईस्वी तक जाती है, यानी कि 1500 वर्ष। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर अभी तक चली जा रही है। तो कहने का मतलब है कि कुल 3500 वर्षों का समय है, जो प्रारंभ होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से और अभी तक चलता आ रहा है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है वो 2 भागों में विभाजित है, आपका वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो 500-500 वर्ष इन दोनों को दिए गए हैं, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत है, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत है। अब वैदिक संस्कृत क्या है? तो वैदिक संस्कृत है जिनमें संहिता लिखा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं, और इनमें जो ध्वनियों हैं, ध्वनियों की संख्या 52 है। अब संहिता क्या है? संहिता 4 है, ऋक् संहिता, यजुः संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। इसके बाद अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद की संख्या 108 है, और इसमें 12 उपनिषद मुख्य हैं। अगर उनके नाम लें तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्य, ऐतरेय, छांदोग्य, तैत्तरीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेताश्वेतर। इसके बाद ध्वनियों की जो संख्या है वो कुल 52 है, ये हमने देख ही लिया। हरदेव बाहरी जी जो है ये वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। अब लौकिक संस्कृत की यदि बात करें तो लौकिक संस्कृत पश्चिमोत्तरीय बोली पर आधारित है। वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, वैदिक संस्कृत के 3 रूप हैं, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। और जो लौकिक संस्कृत है वो पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित है। लौकिक संस्कृत में हमारे प्राचीनतम ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे रामायण हो गया, जिनके रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। इसके बाद अष्टाध्यायी, ये पाणिनि की रचना है। और वैदिक संस्कृत के तो कई सारे नाम हैं, जैसे वैदिकी, वैदिक, छंदस, छांदस्य इत्यादि। उसी तरह से लौकिक संस्कृत को क्लासिक संस्कृत या संस्कृत भी कहा जाता है। इनमें ध्वनियों की संख्या 48 है। कुछ ध्वनियां यहाँ पे कम हो गई थी। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां, जैसे कि क, ल, जिह्वामूलीय और उपध्यानीय, इनका लोप हो गया। तो वैदिक संस्कृत से 52 बोलियां थी, वहां से 4 घट करके 48 ही रह गई लौकिक संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं आपका, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। यहाँ पे प्रक्रिया लिख गया है, प्रक्रिया नहीं होता है, ये प्राकृत होगा। तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इन सभी को भी 500 वर्षों का समय दिया गया है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से चीज़ों को समझ के याद कर सकते हैं। पाली के पास जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का है। प्राकृत के पास 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, और अपभ्रंश के पास 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय है। आगे बढ़ते हैं। पाली, पाली शब्द के पहले प्रयोगकर्ता बुद्धघोष हैं, और हरदेव बाहरी जी ऐसा बताते हैं कि भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्धघोष ने किया, और आचार्य बुद्धघोष का जो समय था वो 5वीं शती था। बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण 3 ग्रंथ हैं आपके, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों ही पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रभाव
होने के कारण ही आप जानते होंगे कि अशोक की जो राजभाषा थी, सम्राट अशोक की राजभाषा, वो भी पाली ही थी। प्राकृत की बात करें तो प्राकृत साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं और इसे प्राकृत की द्वितीय अवस्था भी कहा जाता है। आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी भाषा कहा है और इसमें एक चीज़ और एडिशनल है कि उन्होंने संस्कृत को कठोर भाषा कहा था और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी प्राकृत के संबंध में। आगे अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश के कई सारे नाम हैं, जैसे अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभीर, आभीरोक्ति आदि। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया था। प्राकृत लक्षण नाम का ग्रंथ है चंड का, उसमें इन्होंने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धार सेन के, यहाँ पे धार से रह गया है, धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। धनपाल कृत भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। ये ध्यान रखेंगे कि धनपाल ने जो भविष्यत कहा रचना की थी वह अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है और अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण आचार्य वैयाकरण यानी कि व्याकरण आचार्य हेमचंद्र को कहा जाता है। इसके बाद आती है अवहट्ट। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता रहा और आचार्य शुक्ल ने इसे पुरानी हिंदी कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है, ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है जो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है और भोलानाथ तिवारी जी अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा मानते हैं। भोलानाथ तिवारी जी अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा मानते हैं। इसके बाद बात करें पुरानी या प्रारंभिक हिंदी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं, इन्होंने प्रारंभिक अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है। यहाँ पे पार्वती लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगली बार से मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूँगी कि लिखने में जो गलतियाँ हुई वो नहीं होनी चाहिए। तो ये पार्वती के बजाय परवर्ती होगा, मैं लिख देती हूँ। परवर्ती। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा है और 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्टतः दिखाई देती है। यानी कि सिद्ध जो थे उनकी भाषा से हमें हिंदी निकलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब शुरुआत होती है कहीं से भी, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो उसी तरह से है कि हिंदी जब आ रही थी, यानी कि बहुत छोटी थी, तभी से हमको समझ में आने लगा कि 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा हमें अपभ्रंश से निकलती हुई दिखाई देती है हिंदी हमें। कुछ विद्वानों ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि कहा है, लेकिन निसंदेह अपभ्रंश के कवि थे पुष्पदंत और उनकी कृतियों में कहीं कहीं विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। विकासमान हिंदी के, यहाँ पे विकासमान हो गया है, माँ के ऊपर न लग गया, तो विकासमान हिंदी के प्रयोग अवश्य मिलते हैं। इसके बाद बात करें अगर, तो पौमचर्यू जो रचना है स्वयंभू की, पौमचर्यू, तो पौमचर्यू में भी उदीयमान हिंदी के छुटपुट उदाहरण मिलते हैं। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने अमीर खुसरो की शायरी में देखे जा सकते हैं। एक मैं बता देती हूँ आपको, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, विदना ऐसी रैन कर, भोर कधो ना होए। तो ये पंक्तियाँ, इन पंक्तियों को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लेकिन यूजीसी ने और बच्चन सिंह ने इनको जो है कि अमीर खुसरो की पंक्ति मानी है, तो अमीर खुसरो के साथ ही हम जाएंगे। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जो है, इसका विकास कहाँ से हुआ? तो इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। सबसे पहले 1880 ईस्वी में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हार्नले ने किया था। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 भाषाओं में किया जाता है: राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और
बिहारी, हिंदी, इन्हीं पाँचों में बाँटा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट है, जिससे समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाएगा कि शौरसेनी अपभ्रंश से निकलती हैं आपकी 3 बोलियाँ या 3 उपभाषाएँ निकलती हैं, बोलियाँ नहीं कहेंगे। तो राजस्थानी हिंदी जो ट वर्ग बहुला होती है, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ हैं आपके मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, जो जिसे ढूंढाड़ी भी कहते हैं, और ये राजस्थानी क्षेत्र से लेकर के थोड़ा बहुत प्रतापगढ़ की तरफ भी ये बोलियाँ मध्य प्रदेश की तरफ भी ये बोलियाँ बोली जाती हैं। फिर उसके बाद क्योंकि प्रतापगढ़ भी आता है एक मालवी भाषा के क्षेत्र के अंतर्गत, तो प्रतापगढ़ मैंने बोल दिया। पहाड़ी हिंदी जो है ये कुमाऊनी और गढ़वाली, इनसे 2 बोलियाँ निकलती हैं। और पश्चिमी हिंदी में 2 तरह की बोलियाँ आती हैं, एक ओकार बहुला और आकार बहुला। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली है, और आकार बहुला में कौरवी, खड़ी बोली और हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी दक्षिणी। इसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश जो है, इससे पूर्वी हिंदी निकलती है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद है आपका मागधी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी निकलती है, जहाँ पे भोजपुरी, मगही और मैथिली ये 3 बोलियाँ निकलती हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो गई थी, जिनका मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अभी अभी मैंने नया नया शुरू किया है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि ध्यान काफ़ी सारी चीज़ों पे एक साथ चलता है। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।